अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैफ़र अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ न्यूट्रिशन। अच्छा तो बच्चे, इससे पहले ना हमने चैप्टर नंबर 7 ख़त्म किया था। उसमें आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस वर्सेस रिस्पायरेशन का। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज़ न्यूट्रिशन। तो बच्चे, इस चैप्टर में ना आप लोग न्यूट्रिशन से मुताल्लिक पढ़ोगे किसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होती क्या है, न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मिसाल के तौर पे न्यूट्रिशन यानी सिंपल फूड, फूड लेना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी क्यों है, और फूड लेने के कौन कौन से ज़राए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, वो सभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। ओके जी। Process by which organisms obtain and use their nutrients required for the maintaining life is called nutrition. सिंपल खाने मतलब आपने क्या किया, वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें, अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। सही है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आप बेबी मिल्क या मिल्क पाउडर देते हो तो वो बच्चे के बॉडी में जाके उसकी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन। नशोनुमा लेना, असेंशियल सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स वो एसेंशियल सब्सटेंस हैं, वो ज़रूरी सब्सटेंसेज हैं जिनको हमारी बॉडी की ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और सेहतमंद रह सके। ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। एक तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको हम कहते हैं हीटोट्रॉफिक। हीटोट्रॉफिक उन ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके जी। ऑटोट्रॉफ वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल जो उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। या तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए होगा या तो ये कीमोसिंथेसिस के जरिए होगा। फोटोसिंथेसिस में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट होगा, कीमोसिंथेसिस में विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स और उनके इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से होगा। हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकता बल्कि उन ऑर्गेनिज्म से डिपेंडेंट होता है जो अपना खाना खुद बना देते हैं। सही। और यहाँ पे दी हुई है न्यूट्रिशन के बारे में एक छोटी सी बात कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फूड, और कैसे हमारी बॉडी इस फूड से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करके यूज़ करती है, और रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, हेल्थ और डिजीजेस। ओके जी। न्यूट्रिशन प्लांट, प्लांट कैसे अपनी न्यूट्रिशन के बारे में वो करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के पास, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से अलग तरीके से फूड ऑब्टेन करते हैं। दोनों का तरीका एकदम मुख्तलिफ है एक दूसरे से। प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जिनके पास ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जबकि एनिमल्स, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया इन्हीं क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने दो क्लासेस ऑफ वो बना दी है न्यूट्रिशन। एक है हमारे पास ऑटोट्रॉफ और एक है हमारे पास हीटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ तो अभी हमने पढ़ लिया, दोबारा देख लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है द वर्ड ऑटोट्रॉफ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग लफ्ज़ पे वर्क क्या करें। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं सिंपल रॉ मटेरियल से। सिंपल रॉ मटेरियल से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे इधर इस प्लांट को देखें, ये प्लांट वाटर को यूज़ कर रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहा है, सनलाइट को यूज़ कर रहा है, और इसके ये लीव्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। अपना फूड बना दे रहा है और फूड बनाने के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे रहा है। ओके। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, देखते हैं इसी प्रोसेस को। ग्रीन प्लांट्स या फिर वो बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल है वो क्या करते हैं, वो अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो सिंपल शुगर को सिंथेसाइज करते हैं, यानी ग्लूकोज को बनाते हैं। किससे, सिंपल रॉ मटेरियल जिससे, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो बाहर बना देते हैं हमारे पास क्या, अपने लिए फूड, ग्लूकोज। ठीक हो गया बच्चे। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। ये प्रोसेस आप 10 दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में ये ऑटोट्रॉफ क्या होता है अब समझ आ गया। अब चलते हैं नीचे हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। जो हीटरोट्रॉफ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, हम उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। कि ये कंज्यूम करते हैं एक दूसरे को। जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स ही होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं कंज्यूमर, जो हमारे पास जड़ी बूटियों, हर्ब्स को या प्लांट्स को खाते हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं, हर्बीवोर्स का। और वो कंज्यूमर्स जो एनिमल्स को खाते हैं यानी हर्बीवोर्स को खाते हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं, कार्निवोर्स का। हर्बीवोर्स में कौन, हर्बीवोर्स वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, झाड़ियाँ या फिर जड़ी बूटियाँ। उसमें वहाँ पर गाय, बकरी, भैंस, शीप, दुम्बा, मारखोर, गज़ैल, हिरन, डियर, और बहुत सारे आप लोगों को नाम आ रहे होंगे, मोज़। इस तरीके से कार्निवोर जो एनिमल्स को खाते हैं उसमें कौन आता है, शेर, चीता, टाइगर,
लेपर्ड, हाइनास, इंसान खुद। अब ये हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स इतने कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ले रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ फूड को लेने के बाद उसको ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब ब्रेक करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम से ब्रेक होने के बाद जब उनसे एनर्जी रिलीज होती है तो उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए। अब हीटरोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, कि किस तरीके से ये खाना ले रहे हैं, मतलब किस तरीके से ये फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड इनका कैसा है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है, इसको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। पैरासाइटिक अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था पैरासाइटोलॉजी में, चैप्टर नंबर 1 में, मुझे याद पड़ रहा है, अगर नहीं याद तो यहीं पे देख लेते हैं। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, मैं पहले इस टेक्स्ट पढ़ने से पहले ना आप लोगों को बता देता हूँ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके रहते हैं, यानी एक पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके रहता है, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके रहता है हम कहते हैं उसको होस्ट। होस्ट की बॉडी से वो अपने लिए फ़ायदा देखता है, फ़ायदा से मतलब अपना खाना खाना लेता है, उससे फूड लेता है, फूड लेने के बाद अपनी बॉडी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, और होस्ट की बॉडी में लाजमी लाजमी कोई ना कोई बीमारी छोड़ के जाता है। ये होता है वहाँ पर पैरासाइट। सही है। चलता हूँ आगे चलते हैं। पढ़ते हैं ज़रा। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, जिनको हम होस्ट कहते हैं, ये मैंने आपको बताया, और अपना खाना उनसे हासिल करते हैं। होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं होता पैरासाइट से, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और कुछ पैरासाइट्स हमारे पास जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, जैसे कि चुस्केता, जिसको हम आकाश बेल भी कहते हैं, हुक वॉर्म, टेप वॉर्म, लीचेस, इन सब के डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग है डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिट एंड हैबिटाट एंड मॉडिफिकेशन। अच्छा बेसिकली बच्चे आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। एक होते हैं हमारे पास एंडो पैरासाइट, एंडो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और एक होते हैं हमारे पास एक्सो पैरासाइट, जो बॉडी के ऊपर से बॉडी को हार्म पहुँचाते हैं। जैसे लीच है, एक्सो पैरासाइट है, बॉडी के ऊपर से इसको हार्म पहुँचा रहा है। टेप वॉर्म है, वो एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर जाके इसको हार्म पहुँचा रहा है। ओके जी, अब आगे चलते हैं। फिर तो ये पैरासाइटिक हो गया। अब देखो सेप्रोफाइटिक क्या होता है। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने खाना किससे हासिल करते हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से। इसको हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई लाश, मतलब लाश बोल रहा हूँ, कोई जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर आके बैक्टीरिया लगते हैं, मक्खियाँ तो लगती हैं, वो तो चलो कीड़े वीड़े तो लगते हैं, पर उसके ऊपर बैक्टीरियाज भी आके लगते हैं, ठीक है। या पे मशरूम्स भी आके लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आके लगते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना अपना खाना उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव करते हैं, और वो कुछ एंजाइम को सिक्रीट करते हैं अपने फूड मटेरियल की बॉडी के ऊपर। ये एंजाइम क्या करते हैं, उनकी स्किन को ना सॉफ्ट कर देते हैं, ताकि ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी से जाके ईजिली अपने फूड को सक इन कर सकें या ईट इन कर सकें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास फंगस है, फंजाई, मशरूम्स, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया हैं। फाइनली है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो का मतलब क्या है, हुलू, होल, जोइक यानी एनिमल। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आप सॉरी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, जो हम है बेसिकली, जो हम है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को पूरा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल को पूरा का पूरा डाइजेस्ट या डिग्रेड को फिर डाइजेस्ट किया जाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे अभी आपने इससे ऊपर पढ़ा सेप्रोफाइटिक में पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे क्लास ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक सेकेंड मैं ज़रा, हाँ ये एक बंदे की लाश है, सही है। ये रहे बैक्टीरिया। अब मैं एक जगह जूम कर रहा हूँ, ये बैक्टीरिया ना यहाँ पे आके बैठा, और डायरेक्ट ये फूड नहीं लेगा, ये डायरेक्ट फूड नहीं लेगा, ये पहले कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा इसके ऊपर, ये पहले कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा इसके ऊपर। ये एंजाइम क्या करेंगे, ये मैं अभी सेप्रोफाइटिक का बता रहा हूँ। ये एंजाइम क्या करेंगे, इसकी स्किन को ना डिग्रेड करेंगे, और स्किन को ना मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म जब आ गई है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म को इंजेस्ट करेगा। मतलब उनको समझ आई, ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म को नहीं खा रहा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर जैसे कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हो रही है सिंपल में, फिर ये अपने उस फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या था, ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म को खा रहे थे डायरेक्ट, और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब आ जा रहा था, फिर इनकी बॉडी में जाने के बाद वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म डाइजेस्ट हो रही थी, सही है। उनकी बॉडी में जाने के बाद वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म डाइजेस्ट हो रही थी थ्रू एंजाइम्स, सही है। फिर डाइजेस्टेड फूड को क्या कर रहे थे, बॉडी एब्जॉर्ब कर रही थी, और अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी एक्सप्लेन कर देती है इजेशन के थ्रू। ये ज़्यादातर हमारे पास एनिमल्स में पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमंस बीन पे। हम जब खाना खाते हैं तो हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स फूड को खाने के बाद हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जाके उसकी डाइजेशन होती है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आता है, फिर जो पार्ट एब्जॉर्ब होना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता होता वो बॉडी से बाहर चला जाता है थ्रू इजेशन। ओके जी, मैंने उम्मीद है कॉम्प्लेक्स नहीं किया होगा इसको, कुछ डिटेल के चक्कर में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही वो बढ़ा चढ़ा दिया था। चलें आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, ये पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधा सिंपल से अल्फाظों में बता दूँ, इधर देखें, वही बताऊँगा जो इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये है मेरे पास अमीबा, सही है। अमीबा के सामने देखें क्या है, फूड पार्टिकल। क्या है, फूड पार्टिकल। अब ये अमीबा क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को लेने के लिए ना, अब इसके पास जो इसके सोडोपोडिया है, सोडोपोडिया यानी फॉल्स फूड, उसको आगे की तरफ निकालेगा, निकालेगा निकालेगा निकालेगा, और उस फूड के चारों तरफ ना घेर लेगा इसको। घेरने के बाद क्या होगा, इस फूड को ये अंदर ले लेगा। फूड इजीली अंदर आ गया। ओके जी। अब ये फूड अंदर आ गया, फूड को ये डाइजेस्ट कैसे करेगा, इसके पास बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। कौन से एंजाइम्स, मतलब कौन सी ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम्स। याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रासेलुलर डाइजेशन में लाइसोसोम्स का काम आता है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इस फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद फूड पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता पार्ट, वो सेल से बाहर निकल आता है। ओके जी, ये थी हमारे पास हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, फूड गैदरिंग बाय अमीबा एंड पैरामीशियम। अच्छा जी, ये तो हमने अमीबा में बात की। पैरामीशियम में भी तकरीबन यही होता है, बस पैरामीशियम में फ़र्क इतना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो फूड, ठीक है, उसमें हमारे पास स्पेसिफिक जगह से फूड ओपन हो रहा था पैरामीशियम में। जबकि अमीबा में आप कहीं पे भी रख दो फूड को, वो अपने सोडोपोडिया के ज़रिए वहाँ पे एक फॉल्स फीड बनाएगा और उस फूड को अंदर ले लेगा। जबकि पैरामीशियम में इसका एक पर्टिकुलर माउथ होता है, जैसे हम मुँह से खाना खाते हैं ना, इसका भी एक पर्टिकुलर माउथ होता है साइटोसोम के नियर, ठीक है। फूड इसी ओपनिंग के ज़रिए से अंदर चला जाता है और सेल को कवर कर लेता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। अगर यहाँ कहीं पे इसका साइटोसोम होगा, यहाँ कहीं पे फूड जाएगा, यहीं कहीं से, सॉरी, ये ओरल ग्रुप बनाया हुआ है, आई गेस यही होगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका साइटोसोम यानी माउथ। फूड सिर्फ इसी पार्ट से अंदर जाएगा, और जाने के बाद क्या हो जाएगी, फूड की डाइजेशन। ओके जी। अब यहाँ पे कुछ बात की हुई है, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। देख लेते हैं इसको। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सिंपल, आप लोगों को पता होगा न्यूट्रिशन क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन होती है सब्सटेंसेस की। अब इसमें मिनरल लगा दो कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल सब्सटेंसेस बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉल्स मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट्स के पास ना अपने फूड को प्रिपेयर करने के ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज़्म है, और प्लांट्स को ना बहुत स्टडी सप्लाई चाहिए, मुस्तकिल सप्लाई चाहिए इन चीज़ों के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट्स को वाफिर मिकदार में चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को प्लांट्स को थोड़ी मिकदार में चाहिए। जो वाफिर मिकदार में जो चीज़ें चाहिए ना, उसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बड़े हैं मतलब मैक्रो, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज़। और जो थोड़ी मिकदार में चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके जी, द नेम्स, ओके। अब ये जो नाम है ना मैक्रो और माइक्रो, इससे ये साबित नहीं होता कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसका मतलब ये है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ना सॉइल में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। अब प्लांट्स तकरीबन अपने सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से, ज़मीन से। ऑल तो कुछ वो अपनी बॉडी में खुद सिंथेसाइज करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ओके जी, अब यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, ये टेबल अगर आपको समझ आ गया तो बेहतरीन हो जाएगा। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, एक वो जो वो एटमॉस्फेयर से लेगा, एयर से और वाटर से, और एक वो जो ज़मीन में प्रेजेंट है, ठीक है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। जो एटमॉस्फेयर से लेगा वो कौन होंगे, हमारे पास वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होंगे, सही है। वैसे तो वाटर भी सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर से इसको दो न्यूट्रिएंट्स मिल गए, कार्बन और हाइड्रोजन। और ये जो सॉइल से लेगा वो हमारे पास दो क्लास में डिवाइड है, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जबकि हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो इस पर डिवाइड है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मजीद दो क्लासेस में डिवाइड है, एक है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और एक है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को हमारे पास हर हाल में चाहिए, मतलब एक प्लांट इनके बिना ग्रो कर ही नहीं सकता, वो कौन से हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को भी चाहिए पर एज दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाता है। और दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, मॉलिबेडेनम, क्लोरीन और निकल आते हैं। ओके जी, अब बात की हुई है यहाँ पे इन मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल की। ओके जी, पढ़ लेते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन क्या है, अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी तो हमारे पास ना क्लोरोफिल सिंथेसाइज हो सकता है, ना न्यूक्लिक एसिड, ना ही एंजाइम्स। अब इन सब के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, नाइट्रोजन होगा तो ये सारे प्रोसेस होंगे। अब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर हो गई, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और
और अच्छी खासी प्रेजेंस का मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी हो जाए अगर नाइट्रोजन की, तो हमारे पास टन ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट की, और वो जितनी पैदावार दिखाता था अपने क्रॉप्स की, फसल की पैदावार उतनी कम हो जाएगी। और उसकी जो फॉइलेज होंगे, फॉलिएज का रंग हल्का सा ग्रीन हो जाएगा, पेल ग्रीन हो जाएगा। ओके जी। जैसे यहाँ पे ये फॉलिएज जो बनी हुई है, ये जो पत्ते बने हुए हैं, इसका रंग देखें कैसा हल्का सा ग्रीन हो गया है। मतलब आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस लिए ज़रूरी है? इन ऑर्डर टू परफॉर्म क्लोरोफिल को, हाँ, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा बीच में हमारे पास सेंटर में एक मैग्नीशियम होता है और चारों तरफ हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। अब ये चारों तरफ हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, ये आपस में कौन होल्ड करके रखा हुआ है? हमारे पास मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल बन नहीं सकता। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब बनेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। सही है। तो डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल से हमारे पास अगर हो जाए तो क्या होगा? प्लांट्स में प्रोमिनेंट सिम्टम क्या होगा? इंटरवेनल क्लोरोसिस। डार्क ग्रीन वेन्स हमें नजर आएंगे विद येलो एरिया बिटवीन द वेन्स। ये देख रहे हैं आपको, ये डार्क ग्रीन एरिया नजर आ रहा होगा वेन्स का, ये डार्क ग्रीन, और येलो एरिया नजर आएगा आपको बराबर में, वेन्स के बराबर में। ये देखें ना, कुछ वो पोर्शन ग्रीन है वो वेन्स है, और उनके सराउंडिंग में जो पोर्शन है वो क्या है? आपको येलो नजर आ रहा है। ओके जी। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर, खाद क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए? क्योंकि बेसिकली बच्चे क्या होता है ना, प्लांट अपनी सारी न्यूट्रिशन हमारे पास किससे ऑब्टेन करते हैं? सॉइल से। और जितनी ज़्यादा सॉइल इनरिच होगी फर्टिलाइजर्स में, न्यूट्रिएंट्स में, प्लांट उतना ग्रो करेंगे। सही है। फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल, जो अपने अंदर कुछ खास केमिकल एलिमेंट्स को रखते हैं। दे आर द मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट्स दैट इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रेट्स यानी नाइट्रोजन। दे गिव न्यूट्रिशन टू द क्रॉप। ये न्यूट्रिशन देते हैं किसको? क्रॉप्स को। और मोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करवाते हैं, फास्टर ग्रोथ करवाते हैं, और अट्रैक्टिव फ्लावर्स, मतलब जो जैसा हम चाहते हैं ना कि प्लांट ग्रो करे, जिस तरीके से करे और कितना ग्रो करे, ये सब हमारे पास कौन करवा सकता है? हमें फर्टिलाइजर्स करवा सकते हैं। जब फर्टिलाइजर ज़मीन में या फिर पानी में मिलाए जाते हैं तो प्लांट्स कैन डेवलप टॉलरेंस अगेंस्ट पेस्ट लाइक वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीज। फर्टिलाइजर से ना सिर्फ इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, बल्कि ये जब प्लांट्स को मिलते हैं थ्रू सॉइल और वाटर, तो ये जो प्लांट्स है हमारे पास, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, वीड्स के अगेंस्ट और बीमारियों के अगेंस्ट ना एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। ओके जी। और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि अब जाके हुआ है, ये तब से ही हो रहा है जब से इंसान फर्स्ट खेती बाड़ी कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? जिनके अंदर ना आपको ये 3 एलिमेंट्स लाजमी देखने को मिलेंगे, एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। केमिकल फर्टिलाइजर सिंपल केमिकल फर्टिलाइजर्स आर सिंपली प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स अप्लाइड टू एग्रीकल्चर फील्ड। और केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे पास क्या आते हैं? वो सिंपल प्लांट के न्यूट्रिएंट्स थे, जो हम किस में ऐड कर देते थे? सॉइल में ऐड कर देते थे, और सॉइल से ही लेते थे, सॉइल में ही ऐड कर देते थे। जैसे गाय की गोबर हो गई। सही है। ये क्या है? बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर, और अच्छी फर्टिलाइजर है, जिस सॉइल में पाई जाती है उस सॉइल को इनरिच कर देती है न्यूट्रिएंट से। ओके जी। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा बच्चे, हर चीज़ का ना जैसे एक अच्छी साइड होती है तो एक बुरी साइड भी होती है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, और एक बेनिफिशियरी साइड होती है तो एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स क्या है केमिकल फर्टिलाइजर्स के? कि नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है, क्योंकि ये लोगों की सेहत को ख़राब कर सकता है और पॉल्यूशन को बढ़ावा दे सकता है, और नेचुरल डिजास्टर जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, वहाँ तक की सबक बन सकता है। वहाँ तक करवाता नहीं है पर उस तक जाने की सबक बन सकता है। ओके जी। कुछ इन्होंने बातें लिखी हुई हैं कि फार्मर्स शुड अप्लाई फर्टिलाइजर फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स, बट ऑन द अदर साइड दीज, हाँ यही बात लिखी हुई है कि फार्मर जो अप्लाई करते हैं, फार्मर जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स को लगाते हैं अपने फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, पर उसी फर्टिलाइजर की वजह से हमारे पास पानी गंदा हो जाता है और इवन सॉइल भी पोल्यूट हो जाती है। कुछ इन्होंने बातें लिखी हुई हैं, आई डोंट नो ये किसकी, हाँ इन्होंने यही इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के ऊपर लिखी है कि इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान है। सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है जी। जितना ज़्यादा हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालेंगे, उससे हमारे पास जो सॉइल है, जो खाद है, जो ज़मीन की अपनी सॉइल है, उसकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी वो हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। अफेक्ट किस तरीके से होगी? या तो बढ़ जाएगी और ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे एक ज़मीन थी, उसके अंदर सिर्फ XYZ अमाउंट तक इतना सॉइल आ सकता था, आपने जानबूझ के XYZ अमाउंट से भी ज़्यादा सॉइल भरने की कोशिश की, तो अब ज़मीन ना खोखली हो गई है, उसमें ज़रा सा प्रेशर पड़ेगा या ज़लज़ला आएगा तो ज़मीन धंस जाएगी। यूट्रोफिकेशन क्या होती है हमारे पास? जिसमें हमारे पास फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर ऑल्सो डिग्रेड द इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन मीन्स बाय इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स। ओके जी। यूट्रोफिकेशन ना सिंपली
फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जो इकोसिस्टम होता है ना हमारा, उसको डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड मतलब डिके कर देते हैं, गला देते हैं। अगर आप लोग देखिएगा कि हमारे पास कोई फसल लगी हुई है, उसके आसपास कोई दरिया या तालाब देखिएगा, तो उसका जो पानी होता है ना, पानी पानी के नीचे जो ज़मीन होती है उसमें ना पहले वो आके जमा होने लगता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब नाइट्रेट्स आके जमा होने लगते हैं। और फिर वो ज़मीन को इतना खोखला कर देते हैं, इतना खोखला कर देते हैं कि वो ज़मीन गहरी होती चली जाती है, मतलब टूटती और गहरी होती है, टूटती और गहरी होती है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में हमारे पास क्या आता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि बहुत पॉइजनस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उससे ज़्यादा पॉइजनस गैस है। मतलब ये सारी गैसेस भी हमारे पास फर्टिलाइजर्स की वजह से प्रमोट होती हैं। और अगर हम अमोनिया दे रहे हैं अपने उसको एज अ फर्टिलाइज़र, अपनी क्रॉप्स को अमोनिया दे रहे हैं एज अ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये अमोनिया की वजह से हमारी सॉइल में एसिडिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तेजाबियत भी इंक्रीज़ हो रही है। और फाइनली हमारे पास पेस्ट प्रॉब्लम्स, पेस्ट प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास, एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग। अच्छा बच्चे, नाइट्रोजन ना सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स के लिए ज़रूरी नहीं होता। जो पेस्ट होते हैं ना, पेस्टिसाइड जो पेस्ट होते हैं, उनको भी तो प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। सोचो उनको भी नाइट्रोजन मिल गया, उनके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो भी रिप्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और हम जो काम नहीं करना चाह रहे थे वो काम भी हो जाएगा। तो ये सारे नुकसान हैं हमारे पास फर्टिलाइज़र यूज़ करने के। अगर फर्टिलाइज़र को तमीज़ से यूज़ किया जाए तो हमारे पास ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आखिरी है नुकसानात में न्यूट्रिएंट बैलेंस, कि न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप शुड बी क्लियरली बैलेंस विद द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इट इज़ क्रिटिकल टू अप्लाई नो नॉट मोर देन इट इज़ नीडेड एनी एक्सेस। बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आप अपनी फसल को देखते हुए, आप अपने क्रॉप्स को देखते हुए ही फर्टिलाइज़र्स को अप्लाई करो। उतना ज़्यादा अप्लाई मत कर दो, उतना ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र मत दे दो जितनी उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो जो एक्सेस में फिर जो इजाफी आपने फर्टिलाइज़र जो खाद डाली होगी वो ज़मीन को पॉल्यूट करेगी। सही है। ओके, यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर नहीं मतलब ये टॉपिक ख़त्म हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। मैं